हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। पिछली क्लास में हम लोगों ने विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ा था। अभी इस क्लास में हम लोग को जिसके बारे में पढ़ना है वो है संयोजकता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। तो संयोजकता माने कि सामान्य शब्दों में इसका अर्थ समझे तो संयोग करने की क्षमता, माने किसी भी तत्व के या किसी भी परमाणु के संयोग करने की क्षमता है उसकी संयोजकता कहलाती है। अगर परिभाषाओं के रूप में देखें तो संयोजकता को हाइड्रोजन के सापेक्ष या फिर हैलोजन के सापेक्ष देखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग H से लिखते हैं और हैलोजन को X से प्रदर्शित करते हैं। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे करके एक धन आयन बनाता है और हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक ऋण आयन का निर्माण करता है। तो इसकी संयोजकता एक होती है और इसकी भी संयोजकता एक होती है। इसलिए जो संयोजकता है उसको हाइड्रोजन या फिर हैलोजन के सापेक्ष में देखते हैं। तो उसकी परिभाषा देख लेते हैं संयोजकता की। किसी तत्व की हाइड्रोजन अथवा हैलोजन के साथ संयोग कर सकने की क्षमता ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। माने कोई तत्व कितने हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा या फिर कितने हैलोजन के साथ संयोग करेगा, वह उसकी संयोजकता कहलाएगी। अगर एक हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो संयोजकता एक होगी। अगर एक हैलोजन के साथ संयोग करेगा तो संयोजकता एक, या फिर दो हैलोजन के साथ संयोग करेगा तो भी संयोजकता दो होगी। इस प्रकार से इन दोनों को आधार मानकर संयोजकता का निर्धारण करते हैं। जब ऑक्सीजन को हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन में O2- रहता है, माने इसमें दो ऋण आवेश रहता है। तो इसकी संयोजकता दो होती है क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ऑक्सीजन जब किसी तत्व से संयोग करेगा तो एक एक संयोजी जो तत्व रहेगा दो से संयोग करेगा। जैसे ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो दो हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो इससे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इससे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इसकी संयोजकता दो होगी। और इन दोनों की संयोजकता इसकी एक और इसकी एक, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता दो और हाइड्रोजन की संयोजकता एक होगी। तो जो संयोजकता है उसको संयोग करने की क्षमता भी बोल सकते हैं सामान्य शब्दों में। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करता है किसी भी तत्व का रासायनिक गुण। तो कोई भी हम लोग तत्व देखेंगे तो उसकी संरचना में ये उसका नाभिक है और ये उसकी संरचना में आउटर ऑर्बिटल है। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके आधार पे संयोजकता का निर्धारण होता है। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर में, तो ये 1s कक्षक रहता है हाइड्रोजन का, तो एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता एक होगी। या तो इस इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा या फिर एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा, तो इसकी संयोजकता एक है। हैलोजन का देखेंगे तो आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो ये स्थायी हो जाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता का मान एक होता है क्योंकि 7 पहले से रहता है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अष्टक पूर्ण कर लेता है। ऑक्सीजन का देखेंगे तो आउटर ऑर्बिटल में इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन में इसकी संयोजकता 2 होती है। तो आउटर जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी के आधार पर किसी भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करता है।
अब हम लोग देखेंगे कुछ तत्वों की संयोजकता। तो नाइट्रोजन का देखते हैं। तो नाइट्रोजन हमेशा अमोनिया का जब निर्माण करेगा तो NH3 बनाता है, माने कि 3 हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है। तो जो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 3 और हाइड्रोजन का संयोजकता हो जाएगा 1, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन को, और 3 जो हाइड्रोजन है इसको 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इन हाइड्रोजन की संयोजकता 1-1 होगी और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, तो ये तीनों 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरा हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों स्थायी यौगिक का निर्माण करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से संयोजकता का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद देखते हैं फास्फोरस। तो जो फास्फोरस है, फास्फोरस को P से प्रदर्शित करते हैं और इसकी संयोजकता होती है 5, क्योंकि यह PCl5 बनाता है, माने फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बनाता है। तो यह 5 क्लोरीन से संयोग करता है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 5। उसी प्रकार से अगर हम लोग आयरन को देखेंगे तो आयरन बनाता है, आयरन का सूत्र होता है Fe और ये बनाता है Fe2O3। तो इसमें आयरन की संयोजकता निकालेंगे तो इसके लिए ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो एक ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो 3 ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 ठो है आयरन। तो आयरन की जो संयोजकता निकालने के लिए जो ऑक्सीजन की संयोजकता कुल 6 है, तो ये 2 आयरन के साथ जुड़ रहा है, तो इसको 2 से भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो आयरन की संयोजकता का मान है 3 मिलेगा। इस प्रकार से संयोजकता को निकालते हैं। अब जो S ब्लॉक के जितने भी तत्व रहेंगे उनके NS कक्षक में जो S ब्लॉक के तत्व हैं, जिनको हम लोग क्षार धातु बोलते हैं, उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS है। तो जो S ब्लॉक के प्रथम ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉन NS में जाता है, तो इनकी संयोजकता NS में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके आधार पे निर्धारित होगी, या फिर NS में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी उसकी संयोजकता होगी। अब देखते हैं P ब्लॉक के तत्व। तो जो P ब्लॉक के में तत्व हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, P ब्लॉक इधर आता है, इसमें NS और NP में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो P ब्लॉक में NS और NP में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको हम लोग 8 में से घटाएंगे तो उसकी संयोजकता का मान निकलेगा। जैसे क्लोरीन में 7 रहता है, क्लोरीन के आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो जाएगा, NH2 और NP5। क्लोरीन के लिए आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो NH में 2 इलेक्ट्रॉन है और NP में 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल मिला के 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन हुए। तो क्लोरीन की संयोजकता 7 है, ऐसा नहीं मान सकते। इसकी संयोजकता निकालने के लिए हम लोग 8 में से इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 ऋण 7 बराबर 1। तो यहाँ पे जो क्लोरीन की संयोजकता है 1 आएगा। आया समझ में? जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा P ब्लॉक के तत्व में उसको 8 में से घटाएंगे तो जो आएगा वो P ब्लॉक की संयोजकता होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि D ब्लॉक और F ब्लॉक की संयोजकता। जो D ब्लॉक है और F ब्लॉक है उसमें D ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन
N-1d, और जो F ब्लॉक है उसमें इलेक्ट्रॉन N-2 F में प्रवेश करता है और इसके साथ साथ NS में भी प्रवेश करता है। तो N-1d में भी जाता है इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में और NS में भी जाएगा, और जो F ब्लॉक है उसमें N-2F में जाता है और NS में भी जाएगा और D में भी जाएगा। तो इसमें D ब्लॉक और F ब्लॉक की जो संयोजकता है उसमें परिवर्ती संयोजकता पाया जाता है, माने कि एक से अधिक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग आवर्तिता पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि जो संयोजकता है वो आवर्त में और वर्ग में किस प्रकार से उसकी आवर्तिता पाई जाती है। तो अगर हम आवर्त में देखेंगे तो यह है हमारा आवर्त, जिसमें ये द्वितीय आवर्त है जो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो इसमें जो संयोजकता है लिथियम का 1 रहता है, और हम लोग जब ये बायां है और ये दायां है तो बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो संयोजकता का मान 4 तक बढ़ता है। इसको हम लोग मेन मानेंगे, तो 4 तक बढ़ेगा क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और 8 का आधा होता है 4। तो 4 तक पहले बढ़ता है संयोजकता का मान, उसके बाद 4 से लेकर के 0 तक संयोजकता का मान घटता जाता है। इस प्रकार से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान पहले बढ़ेगा 4 तक, फिर 4 से लेकर के 0 तक घटेगा नियॉन या उत्कृष्ट गैस के समूह के आते तक। वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे। किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो यह है वर्ग। तो इसमें अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो पहला वर्ग है, तो इसके आउटर में इसमें 1 कक्षक है, इसमें 2 कक्षक होगा, फिर 3 कक्षक होगा, माने कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन बाहर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहेगी। जैसे पहले में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पूरे में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जो समूह में है संयोजकता का मान स्थिर रहता है, और संयोजकता समूह की संख्या पे निर्भर करेगा कि किस समूह का वह तत्व है, उसके आधार पर उसकी संयोजकता स्थिर रहेगी। ऊपर से नीचे आएंगे तो यह तो हो गया संयोजकता क्या। अब इसमें देखेंगे आगे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो कई वैज्ञानिक जो ऑक्सीकरण संख्या है और संयोजकता है उसको एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता दोनों को कई लोग एक समान ही मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि तत्वों के संयोग करने की क्षमता को ऑक्सीकरण संख्या बोलेंगे जब उसे प्लस या माइनस के साथ में लिखते हैं। जैसे सोडियम को हम लोग देखेंगे। सोडियम तो इसका 11 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें परमाणु क्रमांक 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 1 होगा। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या हो जाएगा, Na+ बन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और Na से Na+ का निर्माण किया। तो इसमें 1+ चार्ज आ रहा है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और बाहर निकालेगा तो यहाँ से अष्टक पूर्ण हो जा रहा है। तो इसमें से और इलेक्ट्रॉनों दान आसानी से नहीं करेगा, बहुत अधिक एनर्जी देना पड़ेगा तब दान करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखता है सोडियम,
तो इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 हो जाएगा। उसी प्रकार क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक रहता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 7। तो इसमें देखते हैं तो यहाँ तक तो अष्टक पूर्ण है, लेकिन इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो ये अपना इसमें भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन ये जो इलेक्ट्रॉन जब दान करता है, जब NaCl का निर्माण होता है, NaCl का निर्माण होता है, उस स्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन दान किया रहता है उसी इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन ग्रहण कर लेगा और ये बनाता है प्लस। 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया इस वाले इलेक्ट्रॉन को और ये बनाएगा Cl- आयन। तो यहाँ क्लोरीन से बन गया क्लोराइड आयन। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसमें 8 आ गया इसके लिए, और यहाँ पे अष्टक पूर्ण हो जाता है क्लोराइड के लिए। तो अब यहाँ पे क्लोरीन की क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि इसमें ऋण चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान। अब Na+ और Cl- ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो इसका धन आयन और इसका ऋण आयन एक दूसरे की ओर आकर्षित होगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और यहाँ पे NaCl का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से किसी भी यौगिक में कोई तत्व जिस तत्व से जुड़ा है उसके सापेक्ष उसकी ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करते हैं। और अगर यहाँ पे क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व है तो इसके लिए -1 आया ऑक्सीकरण संख्या, और सोडियम विद्युत धनी तत्व है माने इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो इसके लिए +1 आया ऑक्सीकरण संख्या। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या का मान निकाला जाता है। इसी प्रकार HCl में भी निकाल सकते हैं, MgCl2 में, Na2O में और OF2 में भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे विकर्ण संबंध के बारे में। तो जो विकर्ण संबंध है जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं उनके गुणों में कुछ विसंगतियां पाई जाती हैं। जो आवर्त सारणी इस प्रकार से है, ये छोटा सा बनाई हूँ, ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है और नीचे आता है F ब्लॉक। तो जो ऊपर जो भी तत्व पाए जाएंगे, यहाँ पहला तत्व पाया जाएगा और इसमें जो भी ऊपर में जो भी तत्व पाए जाएंगे उनका गुण उसके नीचे पाए जाने वाले अन्य तत्वों के गुणों से अलग होता है या फिर भिन्न होता है। इसी को बोला जाता है विसंगति। तो ऐसा इसलिए होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला आता है परमाणु तथा उसके आयन का छोटा आकार। तो जो शुरू के तत्व रहते हैं, सबसे ऊपर जो भी तत्व पाया जाएगा उसका आकार उसके नीचे पाए जाने वाले तत्वों से बहुत छोटा होता है। अगर ये आयन के रूप में देखते हैं तो आयन का आकार भी बहुत छोटा होता है, इसलिए उसके गुण में इन सब से अंतर पाया जाएगा जो नीचे पाए जाएंगे उनसे। दूसरा है आवेश बटा त्रिज्या का अनुपात अलग अलग रहता है। उसमें जो आवेश रहेगा और जो त्रिज्या रहेगा आयन के रूप में, उसमें उसका अनुपात अधिक पाया जाता है। उनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा पाया जाता है। और जो ऊपर के कक्षक रहते हैं उनमें सामान्यतः D कक्षक का अभाव पाया जाता है। और जो P ब्लॉक के तत्वों में स्वतः ही पाई बंद बनाने की क्षमता पाई जाती है। इस कारण ऊपर जो भी तत्व पाए जाएंगे उनके गुणों में नीचे वाले तत्वों से विसंगति पाई जाती है।
इसी में आगे देखेंगे विकर्ण संबंध के बारे में। तो जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, यह द्वितीय आवर्त के तत्व। ये हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। यह द्वितीय आवर्त के तत्व है लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। और यह तृतीय आवर्त के तत्व सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो विकर्ण माने कि ऐसे विकर्ण रेखा, ऐसे हम लोग खींचते हैं ना विकर्ण, इसी को ऐसे खींचेंगे इसमें। तो ये जो भी समूह है, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इसमें देखेंगे कि जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं, ये द्वितीय आवर्त है और ये तृतीय आवर्त है। तो द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व से भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी को बोला जाता है विकर्ण संबंध। देखिए ये पहला समूह है, ये दूसरा है, तो इसकी तुलना में ये अगला समूह होगा, क्योंकि पहला के बाद दूसरा आता है। तो विकर्ण संबंध उसको बोलते हैं कि जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं, तृतीय आवर्त के अगले समूह के, ये द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व से भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। उसी को बोलेंगे विकर्ण संबंध। तो यहाँ पे बहुत सारे विकर्ण संबंध हैं। जैसे पहले लिथियम और मैग्नीशियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेंगे। तो जो लिथियम का जो गुण होगा वह गुण मैग्नीशियम का भी लगभग एक जैसा होगा। यह होगा विकर्ण संबंध। बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण आपस में मिलते जुलते होंगे, क्योंकि ये दोनों विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। और बोरान और सिलिकॉन के भी गुण आपस में मिलते जुलते होंगे, क्योंकि ये भी आपस में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से विकर्ण संबंध रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी तत्व की ध्रुवण क्षमता बराबर होता है आणिक आवेश बटा त्रिज्या। किसी भी तत्व की जो ध्रुवण क्षमता है उसके लिए एक सूत्र दिया गया है। ध्रुवण क्षमता बराबर आवेश बटा त्रिज्या। ध्रुवण क्षमता बराबर होता है आवेश बटा त्रिज्या। तो आवेश किसमें पाया जाएगा? या तो धन आवेश पाया जाएगा या फिर ऋण आवेश। तो जो आणिक रूप में रहेगा उसी में आवेश पाया जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आणिक आवेश बटा आणिक त्रिज्या। ये होता है ध्रुवण क्षमता। उसी प्रकार अब देखेंगे आवर्तिता तथा क्रियाशीलता। तो जितने भी तत्व देखे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा सबसे पहले इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आउटर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वहाँ तक जाता है, माने कि 1s से शुरू होकर के आउटर ऑर्बिटल तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे ही तत्वों के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है कि कौन सा गुण किसमें किस प्रकार से पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन के आधार पे। तो जो धात्विक ऑक्साइड हैं, जो धातु हैं वो बाएं तरफ पाए जाएंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब आते हैं पहला और दूसरा ग्रुप के। अधातु हैं वो इधर पाए जाएंगे दाएं तरफ, और धातु इस तरफ पाए जाते हैं। बीच में संक्रमण तत्व पाया जाता है। तो इसमें एस, पी और डी ब्लॉक में तत्वों को बांटा गया है, जिसमें उनके आकार सबका वर्ग में हम लोग देखते हैं और समूह में देखते हैं। तो इस प्रकार से जो धात्विक गुण को देखेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता जाता है और बाएं से दाएं जाने पे घटता जाता है। उसी प्रकार ऑक्साइड देखेंगे, कई प्रकार के ऑक्साइड हैं। जैसे आवर्त में देखेंगे हम लोग तो
ऑक्साइड के बारे में देखेंगे तो जो आवर्त सारणी के तत्व हैं वो ऑक्साइड का निर्माण भी करते हैं। तो सोडियम से बनेगा सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम से बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। उसके बाद इधर फास्फोरस बनाता है P2O5SO2, P2O5SO2। और उसके बाद क्लोरीन बनाएगा Cl2O7। तो यहाँ ऑक्साइड का देखेंगे तो इधर जो भी ऑक्साइड रहेंगे वो क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं, और जो दाएं साइड जो भी ऑक्साइड आएंगे वो कहलाएंगे अम्लीय ऑक्साइड। और बीच में यहाँ पे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। बाएं तरफ के जो भी ऑक्साइड हैं वो क्षारीय ऑक्साइड कहलाएंगे, और दाएं तरफ के जो ऑक्साइड हैं अम्लीय ऑक्साइड रहते हैं। और बीच में एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के जो भी ऑक्साइड पाए जाते हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के रहते हैं, माने कि क्या बोलते हैं उसको, उभयधर्मी, जिसमें अम्लीय गुण भी पाया जाएगा और क्षारीय गुण भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो तत्व हैं वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी करते हैं। उसके बाद एक आता है ऑक्सीकारक गुण और अपचायक गुण। तो जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जैसे सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दान करता है और ये क्या बनाता है, Na+ आयन बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करेगा तो वह अपचयित होगा। ये सोडियम क्या हो रहा है, Na+ बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन दान करके, तो सोडियम ऑक्सीकृत हो रहा है, ये खुद ऑक्सीकृत हो रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है यह इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी को अपचयित करने का काम करेगा, तो यह कहलाएगा अपचायक। जो स्वयं ऑक्सीकृत होता है और दूसरे को अपचयित करता है इलेक्ट्रॉन दे करके, वो कहलाएगा अपचायक। तो ये हो जाएगा अपचायक। और अगर क्लोरीन लेंगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और ये बनाएगा क्लोराइड आयन। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हुआ, अपचयित हो गई। तो अपचयित हुआ तो ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। ये इसमें से इलेक्ट्रॉन लेने का काम की, माने इसको ऑक्सीकृत कर रही है, तो ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन दे करके इसको अपचयित कर रहा है, तो ये अपचायक कहलाएगा। और ये ऑक्सीकृत हो रहा है और ये अपचयित हो रहा है। तो ये था चैप्टर 3, यहाँ पे खत्म हुआ चैप्टर 3, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता। इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। बस।